तो हम लोग ये देख लिए थे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब एक छोटी सी बात है इन तीनों के यूनिट की। तीनों का यूनिट सेम ही होगा। हम लोग रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी और नीचे टाइम की यूनिट आएगी। तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स ऐसा होगा यूनिट ऑफ, चाहे आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालिए, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालिए, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। जैसे कंसंट्रेशन मोलर में ले लिया जाए और टाइम सेकंड में ले लिया जाए, या मोलर पर मिनट ऐसा लिखा जाए, या मोलर को मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसा लिख दें, या मोल पर लीटर पर मिनट ऐसा लिख दें, या टाइम को आवर में आप लेना चाहें तो आर में ले लें। तो इस तरीके से कुछ भी यूनिट बनाया जा सकता है। ध्यान देना है ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए और नीचे टाइम का यूनिट होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज ये होती है कि हम लोग अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन का मतलब उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में हो, तो अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए रेट को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन है, ए गैस से बन रहा है बी गैस, इसमें रेट को हम लोग को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो हम लोग लिख रहे थे माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब वहां कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। और बाहर माइनस है क्योंकि प्रेशर ए का घट रहा होगा जैसे जैसे रिएक्शन हो रही होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मतलब आर हमने रेट के लिए लिख दिया है, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऐसे डिफाइन होगा माइनस डेल्टा पी ए बाई डेल्टा टी। वही अगर हम लोग रेट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे तो हम लोग तो ये चीज लिखे ही थे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर माइनस डेल्टा पी ए बाई डेल्टा टी। अच्छा, गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी इज इक्वल टू हम लोग एन अपॉन वी इंटू आर टी लिख सकते हैं। और इसी एन अपॉन वी को हम लोग गैस का कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये P इज इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू सी आर टी। तो अगर चेंज इन प्रेशर निकालना है तो डेल्टा पी ए, डेल्टा पी अगर निकालना है तो इधर भी डेल्टा आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, आर और टी कॉन्स्टेंट है। तो डेल्टा पी ए अगर निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी हो जाएगा। तो डेल्टा पी ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में डेल्टा पी ए को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा ए इंटू आर टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, और माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इनटू आरटी, ऐसा रिलेशन आ जा रहा है। प्रेशर के टर्म्स में और कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर रेट को रिलेट किया जाए तो आरपी इज इक्वल टू आरसी इंटू आरटी, ये याद रखना है। हाँ, अगर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में रेट डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी यूनिट कुछ थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ऊपर प्रेशर का यूनिट होगा और नीचे टाइम का यूनिट होगा। जैसे एटीएम पर सेकेंड या एमएम ऑफ एचजी पर सेकेंड या एमएम ऑफ एचजी पर मिनट, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, या रेट ऑफ अपीयरेंस की। और दो तरीके हमने देखे कि जैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेट, कंसंट्रेशन के टर्म्स में और प्रेशर के टर्म्स में। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि चार ऐसे फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर बोला जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर है कैटलिस्ट। अच्छा, एनसीईआरटी में एक और फैक्टर दिया गया है, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस को हम लोग कोई नया फैक्टर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन कंसंट्रेशन से है। तो प्रेशर को चेंज करेंगे मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन को ही चेंज किया जा रहा है। तो उसको हम लोग कोई नया फैक्टर नहीं लिख रहे हैं, बट एनसीईआरटी में दिया गया है, मतलब अगर स्कूल के एग्जाम में आएगा तो हम लोग उसको भी एक फैक्टर मान लेंगे। बट उसको यहाँ पे हम लोग को नया फैक्टर कंसिडर करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये चार फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन,
उसका फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। जिसमें से अगर ये सेकेंड फैक्टर की बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो होता क्या है, अगर कोई एक आप रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें जो रिएक्टेंट है उसको आप 3 अलग अलग फेज में रिएक्ट करा रहे हैं। एक बार आप उसको सॉलिड फेज में रिएक्ट करा रहे हैं, एक बार लिक्विड फेज में और एक बार गैस फेज में। तो सबसे ज्यादा रेट गैस फेज में होगा, उसके बाद लिक्विड फेज में और उसके बाद होगा सॉलिड फेज में। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे आप सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सॉलिड फेज में क्या है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही रिएक्ट कर पाते हैं, बल्क में जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सॉलिड से आप लिक्विड में जाते हैं तो बल्क वाले मॉलिक्यूल भी कुछ रिएक्ट कर पाते हैं। और अगर वही लिक्विड से गैस फेज में चले जाए तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तब तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो फेज चेंज करने से सरफेस एरिया चेंज होता है। बेसिकली इसका रिलेशन हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया से। हम लोग रिएक्शन के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, रिएक्शन उतनी तेजी से होगा। तो सबसे ज्यादा रेट हम लोग को जनरली गैस फेज में मिलता है, उसके बाद लिक्विड फेज में, उसके बाद सॉलिड फेज में। या जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सॉलिड को रिएक्ट कराना है, तो सॉलिड का एक एक पोर्शन लिया जाए, उसको रिएक्ट कराया जाए, एक टुकड़ा लेके रिएक्ट करा दें, या उसी टुकड़े को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर रिएक्ट कराएं। तो पाउडर्ड फॉर्म में रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक उसको बल्क एक ब्लॉक के फॉर्म में अगर रिएक्ट करा रहे होते तो उतना रेट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का रिलेशन सरफेस एरिया से होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट भी उतना ज़्यादा होगा। चलिए, तो इसको इस फैक्टर को अब और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला, तो ये फैक्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी जो 3 फैक्टर बचे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, इन तीनों को हमें डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्ट करता है। चलिए, हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट किस तरीके से डिपेंड करता है, ये हम लोग रेट लॉ से पता लगाते हैं। Concentration dependency of rate of reaction is expressed in terms of rate law. कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये रेट लॉ से पता चलता है। अब ये रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ हम लोग बोलते हैं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से और रेट कांस्टेंट से। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से बोली जाती है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which relates rate of reaction with concentration of reactant and rate constant. जैसे मान लेते हैं ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ये एक रिएक्शन मान लेते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ ऐसा लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोला जाता है रेट लॉ, किसी रिएक्शन का रेट लॉ। ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है, जहां पे आर क्या है, तो आर है रेट ऑफ रिएक्शन। आर को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये ए का कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट कैपिटल ए रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ आएगा, कैपिटल बी का कंसंट्रेशन यहाँ आएगा। इस एक्स को बोला जाता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस वाई को बोला जाता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये सारी चीजें लिखी गई हैं। एक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या है ये चीज ऑर्डर, हम लोग अभी बात करते हैं इसकी। अभी इस के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोला जाता है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। कई नाम है इसके, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोला जाता है रेट ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आर ये जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। जिस इंस्टेंट पे आप ए और बी का कंसंट्रेशन आप यहाँ रखेंगे, उस इंस्टेंट का आपको रेट पता चलेगा।
ये एवरेज रेट नहीं, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। अब बात आती है कि ऑर्डर क्या है? एक्स और वाई जो हम लोग बोले ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और वाई को बोले ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या है? अच्छा, एक रिएक्शन का ऑर्डर होता है, वो होगा एक्स प्लस वाई के बराबर। एक्स को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोल रहे हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया तो एक्स प्लस वाई। ऑर्डर को डिफाइन भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं। इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका जो पावर है उसी का सम कहलाएगा ऑर्डर। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं होती है, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसकी वैल्यू पता करते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक्स की वैल्यू है 2, तो ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, यहाँ पे देखिए अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। वही अगर एक्स की वैल्यू -1 होती तो ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट घटता। और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ए के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसकी क्या वैल्यू है उससे पता चलता है कि रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है, तो अगर आप ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये अगर डबल हो रहा है और पावर 1 है तो 2 का पावर 1 2 टाइम्स हो जाएगा। वही अगर x की वैल्यू 2 है तो एक को डबल करने से 2 का पावर 2 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा रेट। तो रेट पे कितना इफेक्ट आ रहा है कंसंट्रेशन को चेंज करने का, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो ऑर्डर से। ऑर्डर का काम है ये हमें बताना कि रेट किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी इस तरीके से बना दिए जाते हैं। कुछ रेट लो आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया, R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। और बोला गया कि हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो बताइए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ए का पावर 1 है तो डबल करने से डबल हो जाएगा। या बोला जाएगा बी को हमने डबल कर दिया तो बताइए रेट क्या होगा? तो बी का पावर 2 है तो बी को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। या बोला जाएगा बताइए ए और बी दोनों को डबल कर दे तो रेट कितना होगा? तो ए का पावर 1 है तो उसको डबल करने से रेट डबल, बी का पावर 2 है उसको डबल करने से रेट 4 टाइम्स, तो ओवरऑल 8 टाइम्स हो जाएगा। डबल और 4 टाइम्स मिला के टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा। या बोला जाएगा गैसियस रिएक्शन है जिसमें ए और बी इन्वॉल्व है और कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दे रहे हैं। अचानक से कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दे रहे हैं, तब बताइए रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो वॉल्यूम हाफ कर देंगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम है और वॉल्यूम अचानक से अगर हाफ कर देंगे तो कंसंट्रेशन डबल, तो ए का भी डबल बी का भी डबल। और ए के डबल होने से रेट डबल होगा, बी के डबल होने से रेट 4 टाइम्स होगा तो नेट 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बता के आपसे चेंजेस पूछा जाता है कि इसको इतना चेंज कर दें तो रेट कितना चेंज होगा। या उल्टा भी बना सकते हैं क्वेश्चन, रेट इतना चेंज हो गया तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन मिलेंगे, करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स है ये, बस सिंपल सी चीज है। तो हम लोग बात जो कर रहे थे ऑर्डर की, ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, या फ्रैक्शनल भी हो सकती है, या इंटीजर भी हो सकती है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे आता है? तो वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं जिसके थ्रू आता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे अभी कि क्या कैसे हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करा के कैसे पता लगा सकते हैं। अच्छा, किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऐसा नहीं कि फिक्स होता है, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करें तो हो सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाए, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि चेंज होगा ही होगा। बट अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चेंज करें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बोलने का मतलब क्या? कोई रिएक्शन पहले बिना कैटलिस्ट की हो रही थी, उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराने लगी तो हो सकता है रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाए। या पहले बहुत कम टेम्परेचर पे हो रही थी, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे कराने लगी तो हो सकता है कि ऑर्डर चेंज हो जाए।
या पहले बहुत लो प्रेशर पे हो रही थी, बाद में हाई प्रेशर पे कराने लगे, तो हो सकता है रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा ही, हो सकता है, ठीक है? तो बोला जाता है कि ऑर्डर जो है किसी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अगर आप चेंज करेंगे, तो हो सकता है ऑर्डर चेंज हो जाए। अब होता क्या है, हम लोग रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि उसको कंप्लीट होने में कितने स्टेप लग रहे हैं। पहला बोला जाता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है। एक स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उसको बोला जाता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस में हमें ट्रांजिशन स्टेट्स मिलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स, या उन्हीं को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सिंगल स्टेप रिएक्शंस को ही हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है मल्टी स्टेप रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होंगे उनको हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में हमें ट्रांजिशन स्टेट तो मिलते ही, साथ में इंटरमीडिएट्स भी मिलते हैं। कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होगा, तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, 2 3 3 4 या जितने भी हैं, उन सब में कोई एक सबसे स्लो हो रहा होगा। तो वो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसी को बोला जाता है उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो एक ओवरऑल रिएक्शन होती है, उसका कुछ मैकेनिज्म दिया जाता है कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है पहले किस स्टेप से हुआ, पहले पहले स्टेप में कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाया, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ। इस तरीके से हमें एक स्टेप वाइज लिख के बताया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप दिए जाते हैं वो सारे स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म में हमें जो बताया गया कि ये 3 स्टेप, इस 3 स्टेप से रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें भी किसी स्टेप में कई स्टेप होंगे, ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, मतलब एलिमेंट्री होते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई मल्टी स्टेप रिएक्शन के बारे में, इसको नोट कर लेना है कॉपी में। अब एक टर्म आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर के जैसा है। ऑर्डर को हम लोग बोले थे एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलैरिटी को हम लोग बोल रहे हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, हमने डिफाइन किया है कि ऐसा कुछ है। क्या डिफाइन किया है कि हमने बोला है किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही कहलाएगा उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही कहलाता है उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता बिना किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन जाए। नेगेटिव में तो जाने की बात ही नहीं करनी है। हमेशा पॉजिटिव में होगा और इंटीजर में होगा, ये भी ध्यान रखना है। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आप बोले 2.5 है, मतलब 2.5 मॉलिक्यूल, किसी का आधा मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा या तो नहीं रिएक्ट करेगा। मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो भी होगी एक हमेशा इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा बहुत रेयर केसेस में होती है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है, जैसे मान लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी 4। 4 का मतलब क्या है? 4 मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर रिएक्शन को एक ही स्टेप में होना है और चारों मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करें, तो चारों को एक बार में कोलाइड करना पड़ता है, और जिस तरीके से प्रोडक्ट बनना है उसी तरीके से कोलाइड भी होना होता है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे और प्रॉपरली कोलाइड करेंगे विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्या है ओरिएंटेशन वगैरह चीज, ये सब आगे चल के और क्लियर होंगी, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ
एक ही टाइम पे कोलाइड करना और वही 4 मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और उसी तरीके से कोलाइड करना जिस तरीके से प्रोडक्ट बनना है, तो ये बहुत इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा बहुत रेयर केसेस में मिलती है। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, तो सिंगल स्टेप के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस यही बोला ही गया, किसी सिंगल स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड ही किसके लिए है, तो सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, मल्टी स्टेप रिएक्शन के मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स हमें बताए जाते हैं, उन सब स्टेप्स के लिए हम चाहे तो अलग-अलग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सारे स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बट किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं। अब जैसे हम लोग वापस से आते हैं इस पे, इस रिएक्शन का रेट लॉ हम लोगों ने पहले ये लिखा था, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब होता क्या है, अगर ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम लोग अब ये श्योर करेंगे कि x की वैल्यू a के बराबर होगी, y की वैल्यू b के बराबर होगी, स्मॉल a एंड स्मॉल b, और तब x प्लस वाई की वैल्यू स्मॉल a प्लस स्मॉल b के बराबर हो जाएगी। x क्या था, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। मतलब अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो जो ऑर्डर है वो कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो उसका कोफिशिएंट, या बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो उसका कोफिशिएंट। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप हो। अच्छा, x प्लस वाई को हम लोग इस रिएक्शन का ऑर्डर बोले थे, और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो a प्लस बी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम। और अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जो कोफिशिएंट है उसी को ऑर्डर बना देना है उसके रिस्पेक्ट में, उसी को ले जाके पावर में रख देना है, वही ऑर्डर बन जाएगा। आपको रेट लॉ रिएक्शन का पता चल जाएगा। हाँ, अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो ये जो x है ये स्मॉल a के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ श्योर नहीं कहा सकता। या y b के बराबर हो भी सकता है, b के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसी तरह x प्लस वाई a प्लस बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ हम लोग श्योर नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो श्योरली ये बात बोली जा सकती है कि x की वैल्यू स्मॉल a के बराबर होगी, y की वैल्यू स्मॉल b के बराबर होगी, कोफिशिएंट्स के बराबर। और सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम। जैसे एक रिएक्शन है a प्लस थ्री बी से बन रहा है AB3। बोला गया कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर सिंगल स्टेप है तो a का एक मॉलिक्यूल b के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके AB3 बना रहा होगा एक बार में। मतलब इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और सिंगल स्टेप है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं, ऑर्डर भी 4 हो जाएगा। अगर इसका आपको बोला गया रेट लॉ लिखिए, तो R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर इसका कोफिशिएंट 1 इंटू बी का पावर इसका कोफिशिएंट 3। डायरेक्टली हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, मान लेते हैं बोला गया कि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है और इसका मैकेनिज्म हमें कुछ बता दिया गया। एक तो ये ओवरऑल रिएक्शन ए प्लस थ्री बी से AB3 बन रहा है, इसका मैकेनिज्म हमें बताया गया कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए और बी आपस में रिएक्ट करके AB बना रहे हैं। फिर ये जो AB बन रहा है, सेकेंड स्टेप में AB दो बी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके AB3 बना रहा है। और इसके बारे में बोल दिया गया कि ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये दोनों रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक मल्टी स्टेप है, बट इसके जो स्टेप्स हैं ये सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यही सब जो बात हम लोग अभी कर रहे थे। मॉलिक्यूलरिटी अगर ओवरऑल रिएक्शन का बोला गया तो मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी इस स्टेप का पूछा गया तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि ए का एक मॉलिक्यूल बी का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। या सेकंड स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी पूछा गया तो ए बी का एक मॉलिक्यूल और बी का दो मॉलिक्यूल, टोटल 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। बोला गया इसका रेट लॉ लिखिए, तो इसका रेट लॉ हम लोग अभी इतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे जैसे इसका लिख दिए थे।
इसमें हम लोग को सिंगल स्टेप बोला गया था, तो जो कोफिशिएंट था उसी को पावर में ले आए थे। लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ लिखना होता है तो उसमें बहुत और भी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर के एंड में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं ये हम लोग नहीं देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको देख के आप बता देंगे कि ऑर्डर यहाँ से 1 और +3 4, ऐसा नहीं। मल्टी स्टेप है तब ऑर्डर नहीं बता सकते, सिंगल स्टेप है तब बता सकते हैं, मल्टी स्टेप है तो नहीं बता सकते। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। ये जो हम लोग ने रेट लॉ लिखा R इज इक्वल टू के, मान लेते हैं ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो जो कोफिशिएंट है वही पावर में आ जाएगा, ऐसा रेट लॉ लिखा। तो इस रेट लॉ को हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ है। इसको बोला जाता है ये एक डिफरेंशियल रेट लॉ। इसकी वैल्यू dx/dt के बराबर होती है। dx/dt क्या होता है देखते हैं। ये रिएक्शन है, हमने t इक्वल टू 0 पे मान लिया A का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और कैपिटल B का इनिशियल कंसंट्रेशन B0 है। कुछ रिएक्शन आगे बढ़ी, टाइम t पे पहुंची तो A का हमने कैपिटल A का मान लिया कि AX रिएक्ट कर लिया। अगर इसका AX रिएक्ट करेगा तो इसका रिएक्ट करेगा BX, क्योंकि इसके स्मॉल a से इसका स्मॉल b रिएक्ट करता है, तो AX से इसका BX रिएक्ट करेगा, तो इसका बचेगा A0 माइनस AX, इसका बचेगा B0 माइनस BX, वैसे इसका बनेगा CX, इसका बनेगा DX। किसी मतलब हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे किसी के टर्म्स में, मान लेते हैं ए के टर्म्स में ही अगर लिख रहे हैं, -1/a dA/dt, अगर ये चीज याद हो तो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन उसका कोफिशिएंट। तो ऐसा हमने लिख दिया। आप चाहे तो बी के टर्म्स में लिखे, आप चाहे तो सी या डी के टर्म्स, जिसमें जिसके टर्म्स में भी लिखना चाहे लिखे। हम यहाँ ए के टर्म्स में अगर मान लेते हैं लिख रहे हैं, तो -1/a dA/dt, और ए का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे कितना है, तो A0 माइनस AX, इसको यहाँ रख देते हैं। मतलब एक तरह से इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये A0 ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम के साथ वेरी क्या करेगा तो x, तो ये बचेगा dx/dt, और a बाहर आ जाएगा और बाहर आके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या बचेगी, तो dx/dt। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये जो रेट लॉ देख रहे हैं आप, ये रेट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। और अगर ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, यहाँ dx/dt का टर्म आ रहा है, तो इसको इधर ले जाके फिर इंटीग्रेशन वगैरह किया जा सकता है, और इंटीग्रेशन वगैरह कर देंगे तो एक इक्वेशन वहां से आएगा। उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करने होते हैं कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को देखना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जो डिफरेंशियल रेट लॉ था, उसको इंटीग्रेट करके जो रेट लॉ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड हम लोग को देखना है, बट ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी देखना है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमें ये देखना है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है ए से बी, और ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा हमें बताया। जब बोल दिया गया कि रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले एक बात, काइनेटिक्स देखने से पहले एक बात, कि ये रिएक्शन हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट द रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये रिएक्शन जो है इसको हमने जीरो ऑर्डर मान लिया। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता, एलिमेंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप हो गया तो इसके ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू सेम हो जाएगी, और इसका ऑर्डर हम लोग जीरो बोल रहे हैं तो इसका मॉलिक्युलरिटी भी तब जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन कभी सिंगल स्टेप नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इसका कुछ मैकेनिज्म होगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है। अभी जो हमें मतलब है वो इस बात से मतलब है कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, इसके लिए क्या चीजें अप्लाई हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये माना है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है। तो ए से बी रिएक्शन हो रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, के हम लोग बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट।
t इक्वल टू 0 पे ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसको हम लोग बोल रहे हैं सी नॉट। जब टाइम कुछ आगे बढ़ा t तो ए का कुछ x रिएक्ट कर गया, तो जो बचा है ए का वो हो जाएगा सी नॉट माइनस एक्स। सी नॉट इनिशियल था जिसमें से x रिएक्ट कर गया तो बचा सी नॉट माइनस एक्स, इसको हम लोग बोल दे रहे सी टी। सी टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग एट टाइम t। सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। सी टी है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग एट टाइम t। अच्छा, ए का अगर x रिएक्ट किया है तो b का बनेगा कितना? तो x। अब बात करते हैं रेट लॉ की। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसके बराबर लिखेंगे? तो k इंटू कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जो पहले हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 0 बोला गया है इस रिएक्शन का। अच्छा, रेट को हम लोग ए के डिसअपियरेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के टर्म्स में ए का कोफिशिएंट 1 है, तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब रेट की वैल्यू यहाँ पे माइनस डी सी ए बाई डी टी के बराबर है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो के इंटू सी ए रेज टू दी पावर 0। अच्छा, सी ए पावर 0 ये वैल्यू हो गया 1, मतलब आर इक्वल टू माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया के। मतलब रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो एक कांस्टेंट होता है, पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। और रेट कितना है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है। रेट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो रेट कांस्टेंट के बराबर। खैर, अब हमें इंटीग्रेट करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल सेपरेट करना होगा। dt को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, के डी टी हो गया और ये माइनस डी सी हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए और इस पे लगाते हैं अब लिमिट। लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट क्या लगा रहे हैं? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू किसी जनरल टाइम t तक, t की लिमिट लगा रहे हैं 0 से t। जब t इक्वल टू 0 है तो a का कंसंट्रेशन c नॉट है, तो लिमिट यहाँ c नॉट आ जाएगी। और जब टाइम t है तो a का कंसंट्रेशन ct है, ये ct, तो यहाँ लिमिट ct आ जाएगी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ये dx का इंटीग्रेशन जैसा है ये, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब dca का इंटीग्रेशन c हो जाएगा। बाहर माइनस एक रहेगा और इसकी लिमिट है c नॉट और ct। राइट साइड में k, ये तो एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट 0 और t, ये लिमिट है। लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो माइनस ऑफ सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0। माइनस अंदर अगर ले लिया तो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सी टी राइट साइड में ले जाए तो सी टी की वैल्यू सी नॉट माइनस के टी के बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कहलाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इस इक्वेशन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। अच्छा, सी टी क्या था? तो ए का जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है और वो हम लोग ने किसके बराबर लिखा था? तो सी नॉट माइनस एक्स के बराबर लिखा था। तो सी टी की जगह यहाँ पे रख देते हैं सी नॉट माइनस एक्स। सी टी की जगह सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सी नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक्स इज इक्वल टू के टी। एक्स इज इक्वल टू के टी। एक्स क्या है? ए का कितना अमाउंट टी टाइम में रिएक्ट किया है। सी नॉट माइनस एक्स, तो एक्स क्या है? कितना रिएक्ट किया है। या फिर यहाँ पे b का कंसंट्रेशन भी x के बराबर है, तो x दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे t टाइम में a का कितना अमाउंट रिएक्ट किया या t टाइम में b का कितना अमाउंट बना, दोनों की वैल्यू यहाँ पे kt से आएगी। x इज इक्वल टू kt। अब एक चीज होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t हाफ से। ये होता क्या है? तो ये बताता है कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या कि ए जितना लिए थे उसका 50% रिएक्ट कर गया।
और अगर 50% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, तो बचा भी 50% है। मतलब जब टाइम टी हाफ के बराबर होगा तो ए का जो बचा हुआ कंसंट्रेशन सी टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सी नॉट बाई टू। जितना लिए थे उसका आधा, 50% बचा। तो इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, जो भी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। इसमें ये वैल्यूज रखा जाए और वहां से फिर टी हाफ की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट किया जाएगा। सी टी की जगह आ गया सी नॉट बाई टू, ये हो गया सी नॉट माइनस के, और टाइम हो गया अभी टी हाफ। तो यहाँ से के टी हाफ की वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर आ गई, तो टी हाफ की वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर हो गई। टी हाफ की वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, सी नॉट बता के बता के टी हाफ पूछेंगे, टी हाफ सी नॉट बता के पूछेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे। एक चीज जो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। टी हाफ सी नॉट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग जितना ज्यादा रखेंगे, रिएक्शन का हाफ लाइफ भी उतना ही ज्यादा होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जितना कम होगा, हाफ लाइफ भी उतना कम होगा। और एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है, तो अगर इसको डबल करेंगे सी नॉट को, तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। अगर इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। जितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है, वो टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डबल करेंगे तो रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में अब दुगना टाइम लगेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर देंगे तो रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में अब आधा टाइम लगेगा। क्या ए का कंसंट्रेशन इनिशियल था सी नॉट, वो चेंज होके हो गया सी नॉट बाई टू, तो आधा हो गया, तो इसमें टाइम कितना लगा, तो टी हाफ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट से घट के सी नॉट बाई टू हुआ, इसमें टाइम लगा टी हाफ। तो कंसंट्रेशन को, एक ही कंसंट्रेशन को सी नॉट बाई टू से घट के सी नॉट बाई फोर होने में कितना टाइम लगेगा, तो जब एक तरह से सी नॉट बाई सी नॉट से सी नॉट बाई टू हुआ तो आधा हुआ, और यहाँ सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर हो रहा है, तो भी तो आधा ही हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ जब आधा हो रहा था तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट था, और यहाँ जब आधा हो रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट बाई टू है, मतलब पहले का आधा हो गया। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले का आधा हो गया तो 50% रिएक्ट करने में जो टाइम लगना है वो भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर टाइम लगा है टी हाफ, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो उसका आधा, टी हाफ बाई टू। या इसी तरह कंसंट्रेशन सी नॉट बाई फोर से घट के सी नॉट बाई एट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टी हाफ बाई फोर हो जाएगा। ए का कंसंट्रेशन सी नॉट से घट के अगर सी नॉट बाई फोर हो जाए तो रिएक्ट कितना कर गया, तो थ्री सी नॉट बाई फोर, मतलब अगर परसेंटेज देखा जाए तो 75%। तो सी नॉट से अगर घट के कंसंट्रेशन सी नॉट बाई फोर हो जा रहा है तो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जा रही है। तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी 75% से। तो उसमें टाइम जो टी 75% लगा उसको टी हाफ के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे टाइम लगा टी हाफ, और यहाँ पे टाइम लगा टी हाफ बाई टू। तो टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ गया। तो टी हाफ प्लस टी हाफ बाई टू मतलब 3/2 टी हाफ। 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 3/2 टी हाफ के बराबर। इसको याद भी रखना है, 3/2 टी हाफ इज इक्वल टू टी 75%। अब बात करनी है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या, जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाए। मतलब जब टाइम टी कंप्लीशन के बराबर होगा तो ए का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, सी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर उस इक्वेशन में रख दें, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सी टी की वैल्यू जीरो हो गई, सी नॉट माइनस के टी, और टी की वैल्यू टी कंप्लीशन के बराबर। तो यहाँ से टी कंप्लीशन की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट बाई के। टी कंप्लीशन इज सी नॉट बाई के। अच्छा, अगर टी हाफ की वैल्यू याद हो तो सी नॉट बाई टू के था, यहाँ पे टी हाफ अगर था तो सी नॉट बाई टू के, तो टू हट गया है बस। मतलब जो टी कंप्लीशन है वो टी हाफ का डबल दिख रहा है। टी कंप्लीशन इज इक्वल टू टू टी हाफ। मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है उसके डबल टाइम में रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी।
अब यूनिट ऑफ के की अगर बात की जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के है। के को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो सी नॉट बाई टी हाफ, ऊपर कंसंट्रेशन का यूनिट आएगा और नीचे टाइम का यूनिट आएगा, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। यही यूनिट शायद रेट ऑफ रिएक्शन का भी हम लोग लिखे थे अगर याद हो तो, और होना भी चाहिए क्योंकि जीरो ऑर्डर में आर इज इक्वल टू के है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का भी यूनिट होगा। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, जैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट या मोलर पर मिनट, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें होंगी। अब कुछ ग्राफ्स देखने हमें इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जैसे पहला ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, तो आर इज इक्वल टू के है, एक कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए के कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ, ए के कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ, मतलब एक तरह से सीटी का ग्राफ टाइम के साथ बनाना है, मतलब सीटी ही तो ए का कंसंट्रेशन है किसी टाइम टी पे, तो सीटी का ग्राफ हमें टी के साथ बनाना है। तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी है। सी टी का ग्राफ हमें बनाना है टी के साथ, तो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, तो वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप। स्लोप कितना होगा, तो माइनस के बराबर, ये एंगल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। या अगर ये इंटरसेप्ट पूछा गया तो इंटरसेप्ट कितना होगा, तो सी नॉट के बराबर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ टाइम के साथ, तो अभी बात हुई थी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बी के कंसंट्रेशन को, तो एक्स इज इक्वल टू के टी है। एक्स का ग्राफ टी के साथ बनाना, मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप कितना होगा, तो के बराबर। टी हाफ का ग्राफ सी नॉट के साथ, तो टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ भी हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा यहाँ भी, जिसका स्लोप हो जाएगा वन बाई टू के, सी नॉट बाई टू के, तो वन बाई टू के को स्लोप मान लीजिए, सी नॉट हो गया एक्स और टी हाफ हो गया वाई। रेट का ग्राफ टाइम के साथ, रेट का ग्राफ टाइम के साथ अगर बनाएंगे तो टाइम को चेंज करने से के की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो एक कांस्टेंट है, तो आर भी कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सारी ग्राफ्स हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हमने जितनी चीजें देखी, जितने फॉर्मूले देखे, जो भी चीजें लिखी, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, तो किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको पता हो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। जैसे बोला गया कि ए से बी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.5 मोलर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर पर मिनट। यही हम लोग अभी यूनिट की बात किए थे कि जीरो ऑर्डर में यही यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। खैर, तो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन हमें बता दिया गया 0.5, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है और बोला गया कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ हम लोग टी हाफ निकालें, सी नॉट बाई टू के, तो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी, सी नॉट दिया गया 0.5 और 2 इंटू के दिया गया 10 रेज़ टू द पावर -2, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 25 मिनट, मतलब हाफ लाइफ 25 मिनट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होने के 20 मिनट बाद बी का कंसंट्रेशन कितना है। बी का कंसंट्रेशन निकालना है तो किस फॉर्मूले से निकालें, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और एक्स इज इक्वल टू के टी था, तो इस एक्स इज इक्वल टू के टी को यूज किया जाए, एक्स बी का ही कंसंट्रेशन है, तो एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू 10 पावर -2 और टाइम हमें दिया गया 20, तो ये हो गया 0.2 मोलर। या इसी तरह कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 40 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, 40 सेकेंड नहीं, यहाँ पे इसको काट के 40 मिनट कर लीजिए, ऊपर टाइम हम लोग मिनट में लेकर चल रहे हैं, ये स्प्रिंट हो गया है, 40 मिनट कर लीजिएगा इसको। तो 40 मिनट के बाद ए का कंसंट्रेशन, तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, हमें सी टी ही निकालना है, ए का कंसंट्रेशन टाइम टी पे, सी नॉट हमें 0.5 दिया गया है, के 10 रेज़ टू द पावर -2 दिया गया, टाइम 40 है, तो सी टी की वैल्यू 0.1 आ जाएगी।
इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। या यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब है ए जितना लिए थे उसका 80% रिएक्ट कर जाए। 0.5 का 80% 0.4 होगा, 0.4 रिएक्ट कर जाए, बचे कितना ए, तो 0.1, तो सी टी की वैल्यू 0.1 हो जाए। इस तरीके से फॉर्मूले में रख के निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसको पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर देखिएगा। A zero order reaction A to B is 90% completed in time capital T. Calculate the time required for 99% completion of the reaction in terms of capital T. बोला गया है कि एक रिएक्शन है A से B, इसको 90% कंप्लीट होने में कैपिटल T टाइम लगता है। तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए कैपिटल T के टर्म्स में। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर वीडियो को आगे देख के कंटिन्यू करिए। करेंगे क्या हम लोग इसमें, मान लेंगे कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है सी नॉट। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट मान लिए, तो जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई तो ए कितना रिएक्ट कर गया, तो सी नॉट का 90% मतलब 0.9 सी नॉट। तो ए जो रिएक्ट कर रहा है वो एक्स है, तो 0.9 सी नॉट हो जाएगा एक्स की वैल्यू। और रिएक्शन जब 99% कंप्लीट हो जाएगी तो कितना रिएक्ट कर लेगा, तो 0.99 सी नॉट रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, x इज इक्वल टू के टी होता है, तो x की वैल्यू 0.9 सी नॉट अगर रख रहे हैं तो टाइम कैपिटल टी है। वही x की वैल्यू 0.99 सी नॉट रख रहे हैं तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो t ही मान ले रहे हैं। अब सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट अगर कर दें, 0.99 बाई 0.9 इज इक्वल टू के टी अपॉन के इंटू कैपिटल टी। के कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के टर्म्स में आ जाएगी, ये 1.1 हो जाएगा इंटू टी। तो जो टाइम लगेगा 99% कंप्लीट होने में वो 1.1 टी के बराबर होगा, 1.1 कैपिटल टी। या इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। एक्चुअली x इज इक्वल टू के टी होता है, x इज इक्वल टू के टी, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू t, x इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू t। अगर कोई दो चीज एक दूसरे के ऊपर लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं तब हम लोग वहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। और यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो 90% कंप्लीट होने में कैपिटल टी टाइम लगा, तो 1% कंप्लीट होने में टी बाई 90%, टी बाई 90, तो 99% कंप्लीट होने में टी इंटू 99 अपॉन 90 कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.1 टी आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।